इसी बीच मुझे बहुत रेयर किसी को होता है, मुझे स्टमक हेमरेज हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि कोई चांसेस नहीं है कि सर्वाइव करेगी। मेरे पेरेंट्स जो है बहुत ही सामाजिक कार्य करते थे और वो भी पर्दे के पीछे करते थे। मेरी शुरुआत बेसिकली मेट्स के साथ हुई। अब जॉब और सोशल वर्क दो चीज इकट्ठी नहीं चल सकती थी। मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगता था कि मैं पेरेंट्स के पास चले जाऊं पैसे मांगने के लिए। तो काफी लोग थे जिनको हाथ पांव लगाने थे और उनको यही नहीं पता था जयपुर कहाँ जाना है। अब दिव्यांग कोई जन्म से नहीं होते, एक्सीडेंट से बहुत हो जाते हैं। उसके बाद एक बार तो मैं बहुत टूट गई थी। उस गाँव में लड़कियों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। डॉक्टर ने कहा आप इनको जो है अगर कहीं से सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करा सकते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं अमर उजाला का स्पेशल प्रोग्राम छाप और मैं हूं आपके साथ रेनू सकलानी। एक बार फिर एक नई कहानी, एक नई शख्सियत के साथ। आज जो मेरी मेहमान हैं, उनकी जो बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है वो है उनकी निरंतरता और बढ़ती हुई ऊर्जा। सामाजिक जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक कदम दर कदम उन्होंने एक ऐसा सशक्त नेटवर्क बनाया जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और महिला सशक्तिकरण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एक ठोस बदलाव को दिशा दी। और सबसे अहम, दिव्यांगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम। उनके शिविर से दिव्यांग केवल व्हीलचेयर या कृत्रिम अंग लेकर नहीं लौटते हैं, बल्कि साथ में लेकर लौटते हैं एक उम्मीद, एक भरोसा और चेहरे पर मुस्कान। तो मैं आपको मिलवा रही हूँ सामाजिक कार्यकर्ता और हर्षल फाउंडेशन की ट्रस्टी रमा गोयल जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार। मैंने सबसे पहले जो शुरुआत में बात कही, निरंतरता और वो बढ़ती ऊर्जा जो हम आपकी हमेशा देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो पीछे की चीज़ों पर तो मैं बाद में डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ, इसकी क्या है इसके पीछे वो मोटिव जो आपको हमेशा इतना ऊर्जावान रखता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो करना चाहिए। जब भी हम कोई कैंप करते हैं तो वहाँ मैं देखती हूँ बड़े लोग खुश होते हैं, किसी को फ़ायदा होता है किसी भी तरह का। जैसे कल हमारा एक मेडिकल कैंप था, तो वहाँ देखा बहुत लोग बहुत खुशी से गए, आए, उनको बोले कि अक्सर होता है दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर्स बिठाते हैं कैंप में और दवा लिख देते हैं, तो हम लोग दवा कहाँ से खरीदें? तो उनको दवा भी मिली तो बड़ी खुश थी। तो ये लगा कि अरे ये तो बड़ा ही अच्छा रहा। अब उनकी जो एनर्जी, तो मुझे लगता है उनकी जो खुशी है, वो मुझे एक एनर्जी देती है और उससे फिर हम और आगे बढ़ते हैं और अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं हर दिन खुद को एनर्जेटिक रखने के लिए कुछ ना कुछ हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। तो ये कहा जाए कि आपकी एक्टिविटी में यही आता है, हर दिन कुछ नए प्रोग्राम करना, कुछ ना कुछ सोशल वर्क करना। कितने टाइम से आपको, जब वो पहला मोमेंट आपने जब सोचा कि नहीं मुझे सोशल वर्क करना है, क्या थॉट था उस वक्त? नहीं, कुछ तो क्या रहा कि जो मेरी अपब्रिंगिंग रही, वो ऐसे माहौल में हुई कि वहाँ मेरे घर में मेरे पेरेंट्स जो हैं, बहुत ही सामाजिक कार्य करते थे और वो भी पर्दे के पीछे करते थे। तो वो सब देखते-देखते मैं बड़ी हुई। डॉक्टर्स को बोल दिया कि भई जो लोग दवा नहीं खरीद सकते, आप उसकी पर्चा हमारे तरफ से करा देना। किसी की फीस नहीं जा रही है तो उसको फीस दिला देनी है, किसी की जैसे पहले होता था, अब तो बड़ी सारी गवर्नमेंट की योजनाएँ हो गई, पहले नहीं होती थी। तो किसी की जैसे होता था लड़की की शादी है और बारात का खाना है, तो मेरे फादर सामने नहीं आते थे और वो उनके घर में घी, तेल के कनस्तर और ये सब चीज़ें भेज देते थे। तो वो सब देखते-देखते मैं बड़ी हुई। तो तब से था कि और लोगों की देखती थी चेहरे पे जो खुशी होती थी, तो मुझे लगता था कितना अच्छा है, हम इससे अच्छा क्या करें? तो वो देखते हुए मैं बड़ी हुई। उसके बाद चांस हुआ कि मेरी शादी जो हुई, वो भी परिवार मुझे बिल्कुल वैसा ही मिला। तो मेरे परिवार में भी मेरे इन-लॉज़, जेठ सब सामाजिक कार्य करते थे और पर्दे के पीछे रह के करते थे, तो एक ये बड़ा अच्छा लगता था। हस्बैंड थे जिन्होंने कभी ना नहीं कहा। जैसे लगा कि भई मैंने कहा मैं ये काम करना चाहती हूँ, इसको ये करना चाहती हूँ। शुरू मैंने किया इनिशियली जो मेड्स होती हैं उनको पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उनका जो हिसाब-किताब होता था मैं देखती थी, लोग उनको चीट करते थे। तो मैं उनको 1 घंटे के लिए मैथ पढ़ाती थी कि जिससे उनको कम से कम ये चीट ना हो जितने का वो काम कर रही हैं। बाज़ार से सामान ला रही हैं तो वो सामान तो ऐसे अरे वाह! ऐसे
कम से कम उनको चीट ना कोई करे। तो हम्म। मेरी शुरुआत बेसिकली मेट्स के साथ हुई कि जिनके साथ हम लोग सब करते हैं, और वो कहती थी कि मैं 100 रुपए ले गई और इतने रुपए वापस दिए, उसको पता ही नहीं होता था कितने का सामान है। तो कभी कभी मुझे लगता था कि नहीं, इनका हिसाब ठीक नहीं हुआ, तो उनको हम्म। हिसाब आना चाहिए। हम्म। तो बेसिक मैंने पहले मेट्स को सिखाना शुरू किया। उसके बाद टर्निंग पॉइंट कुछ इस तरह से हुआ कि मुझे जब भी कुछ करती थी तो मुझे जॉब करती थी, जॉब के साथ मुझे सोशल वर्क का दिमाग में भूत रहता था। अब जॉब और सोशल वर्क 2 चीज़ इकट्ठी नहीं चल सकती थी, साथ में अपनी गृहस्थी भी देखनी होती थी, मैरिड हूँ तो घर भी देखना है। इन-लॉज़ सब बहुत अच्छे थे, लेकिन सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल, होती है। बिल्कुल। तो उन्हीं के साथ में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मेरा जन्म जो है कुछ और करने के लिए हुआ। इसी बीच मुझे, बहुत रेयर किसी को होता है, मुझे स्टमक हेमरेज हो गया। तो स्टमक हेमरेज बड़ा रेयर होता है, और उस समय एक तरह से समझिए मेरा रीबर्थ हुआ। क्या मुझे उम्र थी आपकी तब? उस समय मेरा उम्र उस समय होगी करीबन 30-35 साल, और मैरिड थे आप तब? मैरिड थी। तो स्टमक हेमरेज हुआ, और उसमें डॉक्टर्स ने कहा कि कोई चांसेस नहीं है कि सर्वाइव करेगी। 10 बॉटल ब्लड उसी समय चढ़ाया, पर समहाउ मुझे शायद इस काम के लिए आना था। और आज इतना लंबा वक्त हो चुका है, हाँ। और तब भी आप उसी ऊर्जा के साथ जो है आगे काम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैंने आई रिजाइन फ्रॉम माय जॉब। मुझे लगा कि नहीं, मेरा जन्म जो है वो कुछ और करने के लिए हुआ, जिसमें मुझे, और मेरे को खुशी भी मिलती थी जब मैं किसी के लिए कुछ करती थी। तो बस फिर मैं जयपुर में महावीर विकलांग सहायता समिति है, काफ़ी बड़ा वर्ल्ड का रिनाउंड सेंटर है, वहाँ मैं जुड़ी। क्या परिवार की तरफ ये किसी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं आई कि मैं क्यों इतना बड़ा एकेडमिक बैकग्राउंड छोड़ के इधर शिफ्ट करूँ, या परिवार में किसी ने कहा हो कि इतना तुम्हें पढ़ाया, तुम इस तरफ नहीं, जा रही हो? बट मैंने अपने हस्बैंड से कहा, क्योंकि जब मैंने रिजाइन किया तो आई वाज द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन कंप्यूटर साइंस पीजी कॉलेज। तो मैंने कहा मुझे लगता है मेरा जन्म जो है किसी इस काम के लिए नहीं हुआ है, और मैं रिजाइन करना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चॉइस इज योर्स, आई विल गो विद योर डिसीजन। तो उसके बाद भी मुझे 1 वीक लगा। इट वाज नॉट दैट इजी कि भाई आपने कहा, सोचा, और एकदम एक हफ्ता लगा। 1 हफ्ते तक मैंने सोचा क्या करूँ, पर somehow पता नहीं क्या था, एकदम मैंने, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे पास उसके बाद गेस्ट लेक्चर के लिए भी ऑफर्स आए, पर मुझे लगा कि अगर आप गेस्ट लेक्चर, तो कहीं ना कहीं उसकी तैयारी करो, मतलब ऐसे पैसे के लिए नहीं भागना था। अगर चीज़ों के साथ आप सामंजस्य नहीं बिठा सको तो ऐसे गेस्ट लेक्चर से फ़ायदा नहीं। बिल्कुल। बस फिर जो इधर टर्न हुआ, तो वो बस इतने साल से वो चल रही है यात्रा उसी तरह से। जब भी हम कोई काम शुरू करने जाते हैं तो एक चीज़ दिमाग में रहती है कि वो फाइनेंशियल बैकअप कैसे होगा। तो आप फैमिली से हमेशा से प्रिविलेज्ड रहे हैं, इसलिए नहीं सोचा कि अगर नौकरी छोड़ दूँगी तो सोर्स, नहीं, क्योंकि इस फील्ड के लिए आपने अगर शुरुआत की है, तो यकीन आप खुद का ही इन्वेस्ट करोगे। तो वो कैसे सोचे? नहीं, इसमें ये रहा कि मेरे हस्बैंड जॉब में थे, जॉब ठीक था, लेकिन होता क्या है, जिसकी जितनी सैलरी होती है उतने उसके खर्चे होते हैं। बिल्कुल। तो शुरू में तो जब जॉब करती थी तो लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल थी, और इसमें मैं कहूँगी मेरे इन-लॉज़ और पेरेंट दोनों ही बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे। दोनों से सपोर्ट था, लेकिन एक थोड़ा-सा ईगो समझो, स्वाभिमान समझो, मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगता था कि मैं पेरेंट्स के पास चली जाऊँ पैसे माँगने के लिए, या इन-लॉज़ के। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ों में हमने अपने खर्चे कर्टेल करे, अपनी चीज़ों को, क्योंकि हमें काम करना था। एक सैलरी जो आती थी वो सैलरी आनी बंद हुई। उसके बाद जो हम और खर्चा कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा मेहनत की, और ये भी कहूँगी कुछ ईश्वर की कृपा रही कि उनको कुछ अच्छी कंसल्टेंसी आ गई, तो उससे हमारी मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेन हुए, कई बार हुए, ऐसा नहीं है। बहुत समय हमें दिक्कत भी आई, पर ये मतलब मेरी पता नहीं, जब मैंने कोई डिसीजन ले लेती हूँ तो उसमें पीछे नहीं हटती। तो मैंने कभी फैमिली में किसी के साथ भी, आज तो अगर मैं ये बात कह रही हूँ तो कोई सुनेगा तो घर में सबको आश्चर्य होगा कि मैंने कभी किसी को ये शो ऑफ नहीं किया कि हमारे को भाई मैंने जॉब छोड़ दी है और ये सब कर रही हूँ, तो फाइनेंशियली कहीं कंस्टेंट कहीं है। और क्योंकि सोशल में पैसा लगा रही थी,
एक तो है ना, अगर सोशल में पैसा ना लगाती, कहीं से हमें स्पॉन्सर होते तो शायद लाइफ अलग होती। पर करते गए और फिर ईश्वर हाथ खींचता गया, पकड़ता गया, हम चलते ही चले गए। तो आपके पेरेंट्स को था शुरू से कि आपके अंदर जिस तरह के भाव, जिस तरह की वो चीज़ें डेवलप हो रही थी, तो आप सोशली जाने वाले लोगों के लिए ही करना आपकी प्रायोरिटी रहेगा? नहीं, ऐसा मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं सोचा। मेरे पेरेंट्स तो चाहते थे कि मैं बहुत कंफर्टेबल ज़िंदगी जिऊँ, हाँ। क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वो शादी भी चाहते थे कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ करें और ये पूरी कंफर्टेबल ज़िंदगी बिताए, गाड़ी से पाँव नीचे ना रखे। मतलब मेरे पेरेंट्स की तो ये इच्छा थी। पर मैं अपने फादर की बहुत चहेती थी। जब शादी का हुआ तो मैंने एक ही उनसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप सर्विसमैन से शादी करें। फादर वाज़ नॉट वेरी हैप्पी, भाई लोग भी बहुत इस डिसीज़न से बहुत खुश नहीं थे मेरी बात से, पर समहाउ उन्होंने की। तो कभी ये नहीं लगा कि मैं महलों में रहने वाली या इतना कंफर्टेबल ज़ोन छोड़ के आज मैं जो जा के चाहे वो पैसा कलेक्ट करना हो, एक शिविर लगाने हो, उसके लिए सारी चीज़ें करनी पड़ रही थी? नहीं, मुझे इन सब से बड़ी खुशी मिलती है। जब मैं ये देखती हूँ, बेसिकली अभी भी हमारा दिसंबर में कैंप हुआ और अमर उजाला हमारा मीडिया पार्टनर रहता है और हमें बहुत सपोर्ट करता है हमारी हर चीज़ को, क्योंकि अमर उजाला भी जानता है कि जो भी हम काम करते हैं वो दिव्यांगों के लिए या जिनके लिए भी करते हैं, दिल से करते हैं। तो जब मैं कैंप करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो जब मैं उन लोगों के चेहरे पे जो खुशी देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि भई मेरा जीवन सफल हो गया। चलो, बहुत तो नहीं, जितने लोगों की ज़िंदगी में कुछ कर पाऊँ, तो ये मेरे को एक इच्छा रहती है। दिव्यांग वाला जो आया जीवन में, वो कैसे आया कि मुझे दिव्यांग शिविर लगाने चाहिए? एक्चुअल में हम लोग 2012 में देहरादून शिफ्ट हो गए। यहाँ जब हम लोगों से मिले, देखा, तो काफ़ी लोग थे जिनको हाथ-पाँव लगाने थे और उनको यही नहीं पता था जयपुर कहाँ जाना है। और होता ये है कि जिनको जाना है, कहाँ जाना है, कैसे लगेगा, कैसे वहाँ रहेंगे, तो एक लोग के मन में, तो हमने प्लान किया कि हम एक कैंप लगाते हैं। तो 2014 में पहला कैंप लगाया और वो कैंप काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसको हमने गीता भवन में लगाया था और उसमें करीबन हमारे 150 के करीब लाभार्थी आए। जिनको सिर्फ़ उस समय पाँव और कैलिपर ही लगाए थे। सिर्फ़ पाँव और, तो जब ये लगा कि पाँव और कैलिपर के इतने केसेज़ आ गए, फिर वो कैंप का रूप बदलता गया, फिर हाथ भी शुरू हो गए, फिर उनको सहायक उपकरण भी शुरू हो गए और अब पिछले 4 साल से तो उनको स्किल के लिए भी काम कर रहे हैं। और उसका ही नतीजा है कि अब देहरादून में पहली बार दिव्य कला मेला शुरू हो रहा है और उसमें सरकार ने हर्षल फाउंडेशन को भी इनवाइट किया है और जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जो कुछ बनाते हैं, तो उनको भी एक स्टॉल दिया है। पहली बार जब ये थॉट दिमाग में आया दिव्यांगों के लिए शिविर लगाना है, कोई ऐसी चीज़ ज़हन में आई थी या कोई ऐसा अनुभव था आपका जिसने उस चीज़ को महसूस कराया? नहीं, जैसे मैं देखती थी कि कुछ लोग अच्छे हैं। हमारे यहाँ एक नाम नहीं लूँगी, देहरादून की एक फैमिली किसी समय में रिनाउंड रही होगी और उनको शुगर से पाँव उनका कट गया था। बच्चे थे, अब ले जा नहीं सकते थे, ये ले जाना नहीं चाहते, जो भी रीज़न रहा होगा उनका अपना। तो ऐसे-ऐसे में काफ़ी लोगों से को मैंने देखा कि जिनको बड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे ये लगा कि हम तो जयपुर से आए हैं और जयपुर फूड से हम जुड़े हुए भी हैं। अगर हम उनके लिए कैंप लगा दें और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी बिता सकें। अब जिनका मैं नाम ले रही हूँ, वो हमारे कैंप में व्हीलचेयर पे आए थे और गाड़ी में से उनके बेटे ने गोद में व्हीलचेयर पे बिठाया था। फिर वो पाँव लग के खुद चल के गए हैं बिना स्टिक के। तो आप सोचिए उससे ज़्यादा खुशी आपको क्या मिल सकती है। तो इस तरह के हुए बच्चे थे। जैसे अब दिव्यांग कोई जन्म से नहीं होते, एक्सीडेंट से बहुत हो जाते हैं और आजकल तो हमारे पास जितने भी केसेज़ आते हैं ज़्यादा एक्सीडेंट के होते हैं। छोटे ब इस बार एक 1.5 साल का बच्चा है जिसका हाथ कट गया है। अभी डॉक्टर ने कहा टाइम लगेगा, अभी उसको हाथ नहीं लग सकता। तो ऐसे कुछ केसेज़ हमारे पास आए। गंगा जी पे मैं ऋषिकेश गई, कुछ लोग थे जो माँगना नहीं चाहते थे लेकिन वो अपाहिज की ज़िंदगी जा रहे, तो वो बोले कि अगर हमारे हाथ-पाँव लग जाए तो हम कुछ कर पाएँगे। जैसे ट्राई-साइकिल पे वो अपना सामान रख के बेच लेते हैं। तो फिर हमें लगा कि अगर हम एक शिविर लगाते हैं
और जितने लोगों को हाथ पाँव लगा सकते हैं, तो उतने लोग तो कम से कम ये जो बेगारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, वो नहीं जिएँगे, एक सम्मानपूर्वक जीवन जी पाएँगे। जब आप शिविर लगाना शुरू किए आपने, तो ये नहीं आया कि कंटिन्यू इसको कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि फाइनेंशियल भी तो रिक्वायरमेंट्स रही होंगी? मुझे लगता है कि अगर हम अच्छी नीयत से, अच्छे मन से कोई काम शुरू करेंगे, तो पूरा होगा। आज भी ये हालत है, कोई मुझे ये नहीं कह सकता मैं किसी के ऑफ़िस में गई, किसी की दुकान पे कभी पैसे माँगने गई हूँ। हुँ, और लोग सपोर्ट करते हैं तभी हमारा कैंप होता है, हमें गवर्नमेंट से तो कहीं मदद मिलती नहीं है। हुँ, तो फिर भी हमारे फ्रेंड्स हैं, सारे मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, उसमें मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है, पियर हुँ। ससुराल से भी पैसा आता है दोनों तरफ से। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में कि आपने एक बहुत सशक्त सोशल नेटवर्क अपना बनाया है। तो दिव्यांग वाला जो आइडिया कि दिव्यांग शिविर लगाना, ये इंडिविजुअल आपका आइडिया था या टीम वर्क के साथ आपने सोचा कि अब इस तरफ भी जाना चाहिए? बेसिकली मेरे हस्बैंड का और मेरा आइडिया था, फिर हुँ, हमने इसमें राकेश ओबराय जी से बात की, हुँ, विपिन नागलिया जी से बात अच्छा, की, तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, इट्स वेरी गुड आइडिया आप हुँ, गीता भवन में लगाएँ। तो हुँ। ऐसे करते जैसे हम बात करते गए तो हमें सपोर्ट मिलता गया और चीज़ें आगे बढ़ती चली। कितने साल हो गए हैं अब इसको करते-करते दिव्यांग अभी शिविर में? 11 साल हो गए। 11 साल हो गए। तो 11 साल में कोई ऐसी बड़ी रुकावट आई, वो अनुभव कोई ऐसा हो? हाँ, नहीं रुकावट आई जैसे अभी बिफोर लास्ट ईयर जो हमारा दिव्यांग कैंप हुआ उसमें हमें पैसे की इतनी दिक्कत आई कि हम 2 बिल बहुत देर बाद दे पाए। लेकिन हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, हुँ, उन सबको ये मालूम है कि बिल आएगा। हुँ, मतलब उनका विश्वास है हम हुँ। पर, तो हमने सबके बिल दे दिए। अ, तो ये लास्ट तक साल में 1 बार करते हैं आप? ला साल साल में में 1 बार। 1 बार। तो उसके मेरे ख़्याल से जब अगर इस साल करना है, तो उसका मंथ डिसाइड हो जाता होगा और हाँ, उसके लिए अभी से अब तैयारी हमारी बुकिंग हमारी अभी शुरू हो जाएगी। हुँ, अभी हम इसी महीने हुँ, मार्च के फर्स्ट वीक में ही हुँ, क्योंकि हमें 2 चीज़ पहले करनी होती है, एक वेन्यू और हुँ। एक वो जयपुर फुट वाले, जो अच्छा। जयपुर बनाने। हुँ, हुँ। इन दोनों की डेट हमारी हो जाती है, उसके बाद फिर हमारी आगे चीज़ें चलती हैं। अच्छा, दूसरा जो ज़रूरतमंद है, वो आप तक कैसे पहुँचता है? आप जाते हैं या फिर ये भी तरीका है कि किसी को नहीं, चाहिए तो वो अभी 2 चीज़ें एक तो इतने साल से लगा रहे हैं, तो सितंबर का लोगों को उम्मीद है और हमारा उजाला जो है हमारा मीडिया पार्टनर रहता है। तो अब जैसे चंपावत से कोई लेडी आई, केदारनाथ से आई, मैंने पूछा कैसे आई? हुँ, बोले अमर उजाला। तो अच्छा। उससे हमारी न्यूज़ जो है वो घर-घर तक पहुँच जाती है। हुँ, लोगों को तो उम्मीद है, पता है हर्षल फाउंडेशन सितंबर में कैंप लगाएगा। हुँ, तो उनके जुलाई-अगस्त से फ़ोन शुरू हो जाते हैं। अच्छा। इधर से अमर उजाला का शुरू हो जाता है, तो लो हम किसी को फ़ोन नहीं करते, हुँ, लोग खुद ही हमको फ़ोन करते हैं और ये विश्वास है कि लोग वेट करते हैं, अगर कहीं और भी लग रहा होता है तो लोग वेट करते हैं कि हर्षल फाउंडेशन लगाएगा तो मैं हुँ, वहीं लग हुँ। तो इसका कुछ क्राइटेरिया भी है कि कोई अगर अब चाह रहा है कि उसको मदद मिले, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है उसका? उसका कोई प्रोसीजर है कि उसे क्या-क्या करना पड़ेगा? नहीं और हमारे यहाँ कई तो बार ऐसा भी तो होता होगा कि आप फिक्स करते हैं कि इतने ही लोगों को इस बार दे पाएँगे? नहीं हमारे यहाँ सच बात तो है जितने लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है उससे ज़्यादा लोग आते हैं। लोगों को ये उम्मीद होती है कि हर्षल फाउंडेशन में जा रहे हैं तो काम पूरा होगा हुँ, और उसमें हमारा कोई क्राइटेरिया नहीं रहता, जितने लोग आ जाते हैं, कोशिश रहती है कि सबका वहाँ पे सबको पूरा हो जाए। अब तक अगर मैं कहूँ आपसे तो कितने दिव्यांगों को ये नया जीवन मिला है? 12,000 से ज़्यादा अब तक कर अब तक चुके हैं कर चुके हैं। 12,000 से ज़्यादा लोगों का। कभी किसी शिविर में ऐसा हुआ कि या फिर जैसे आपने बताया कि जितने भी लोग आते हैं तो कोशिश रहती है सबको वो मिल पाए। अगर इन केस नहीं मिल पाता है, तो उनको वापस भेजना पड़ता है या उनके लिए कुछ अलग से फिर करने की कोशिश रहती है नहीं, कि अभी जैसे हुआ हियरिंग एड का है, अब गवर्नमेंट की तरफ से हियरिंग एड तब मिलता है जब आपके पास दिव्यांग सर्टिफ़िकेट हो। अब अच्छा, हियरिंग एड के लिए दिव्यांग सर्टिफ़िकेट ईज़िली नहीं मिल बनता, मुश्किल होती है। हुँ, तो फिर उन सबको हमने पर्सनल उससे मार्केट से हियरिंग एड खरीद के दिए। किसी अच्छा, को भी हियरिंग एड जैसे एक मसूरी से एक आदमी आया था, मुझे बड़ा है वो बोले वो 43 इयर्स में उसका वीडियो भी उन्होंने डाला, पहली बार उसने सुना और बोला। हाँ, तो आप सोचिए कितनी खुशी हुई कि अगर हमारी हियरिंग एड खरीदने से उसकी ज़िंदगी बन गई। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं, बच्चों की कितनी क्या रेशियो रहता है लगभग? अ, देखा आपने कि बच्चे ज़्यादा नहीं बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं होते, बच्चे हुँ, ज़्यादा जो होते हैं, वो कुछ सीपी वाले होते हैं, जिनको मेंटल वो होती है, हुँ, उन सब तरह के होते हैं, तो उनको हम व्हीलचेयर वगैरह प्रोवाइड अच्छा। कराते हैं
और एक बच्चे का तो अभी भी मेरे को याद है, उसको जब पाँव लगे, मतलब मैं खुद डर गई, और उसने जो वो इधर से उधर दौड़ा है, और जो जैसे लाइक मजे आ गए जैसे ना, तो वो चीजें बड़ी आपको एनर्जी देती हैं, खुशी नहीं, देती देखिए इनएफेबल मोमेंट है वो उन लोगों के लिए वाकई में। तो इतने सारे लोगों को जब आप नई जिंदगी देती हैं तो यकीनन वो ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रही हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ कि जब किसी को वो ज़रूरतमंद को वो चीज़ मिली, तो आपके पास आए हों, कुछ कहा हो? ये ऐसे बहुत होते हैं, बड़ा कई बार तो बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है कि मुझसे भी बड़ी एज के लोग पाँव छू रहे होते हैं, कि आपके हाथ जोड़ रहे होते हैं, तो बड़ा लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो जो कर सकती थी। तो इसमें बड़ी खुशी होती है। तो हर्षल फाउंडेशन और दून संस्कृति, इन दोनों के पीछे की कहानी क्या है? हर्षल तो हु ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो हर्षल बेसिकली कोर एक सिर्फ सामाजिक कार्यों के लिए। दून संस्कृति है कि जो हमारी संस्कृति है, विरासत है, उसको लेके हमने ये दून संस्कृति की स्थापना की। तो बेसिकली दोनों सिस्टर कंसर्न है, एक दूसरे की पूरक है, लेकिन हर्षल में हम कुछ भी कल्चर से रिलेटेड इस तरह अच्छा। का सिर्फ कोर सामाजिक सेवा है, उसमें हम अपनी संस्कृति विरासत उसके लिए काम करते हैं। तो ये जब दिव्यांगों के लिए शुरू किया उसी दौरान बना है या उससे हट के? नहीं, कब है? उन्हीं दौरान हमने अभी कुछ टाइम पहले आपके जीवन में एक बहुत दुखद घटना भी घटी, जब आपने अपने हस्बैंड को खोया। उसके बावजूद उनके काम या उन्होंने आपने जो मिलकर उनके साथ काम शुरू किए, उनको आगे बढ़ाना, अपने आप को मायूस नहीं किया और फिर भी इतनी तेज़ी से आप जो है अपने कामों को आगे बढ़ा ये कैसे, ये एनर्जी कहाँ से? उसके बाद एक बार तो मैं बहुत टूट गई थी। पर मेरे हस्बैंड एक कहते थे कि ज़िंदगी चलती रहे। उनकी एक इच्छा थी कि ये सब काम होते रहे। और इसमें मैं ये कहूँगी, मुझे मेरी फैमिली, मेरे बेटे और फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। जो कैंप जुलाई में मेरे हस्बैंड गए, और फिर सितंबर में कैंप था। तो मैं उतनी तैयार नहीं थी उस कैंप के लिए, लेकिन वो कैंप सिर्फ हर्षल फाउंडेशन के मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली के सपोर्ट से लगा पाई। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा योगदान नहीं था। जो तैयारियां थी, मतलब ठीक है, जितनी मैं कर सकती थी, बाकी उसमें सबका सहयोग रहा। और फिर मेरा बेटा तो यही कहता है कि पापा ये कहते थे कि लाइफ मस्ट गो ऑन। अगर आपको चाहते हो कि पापा खुश रहे, तो आपको जो जो काम आप पापा के सामने करते थे वो सब करते रहो। कई बार बहुत फील करती हूँ, मिस करती हूँ चीजें, जब कई बार बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो डिसीजन लेने होते हैं, फाइनेंस के भी, बाकी चीजों के भी, चीफ गेस्ट कैसे करना है, बहुत हमारी अपनी ऐसी टीम थी कि हम दोनों मिलके डिसाइड कर लेते थे क्या करना है, कैसे करना है। तो वो चीजें मिस करती हूँ, परेशान भी होती हूँ। फिर उन्हीं का नाम लेके फिर आगे शुरू करती हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपके जीवन में किन चीजों ने वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसने आपको कहा कि नहीं, मैं अपने घर के डिसीजन खुद ले सकती हूँ, या फिर मेरे घर में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें मेरी भी उतनी ही भागीदारी है? क्या रहा कि जैसे मेरी जो शादी हुई थोड़ा जल्दी हो गई थी, तो बचपन में इतनी बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हस्बैंड कर रहे हैं, सच बात है। क्योंकि अपनी फैमिली में मैं सबसे छोटी थी, तो घर में भी सबसे कहते हैं बच्चा-बच्चा, जैसे वो बच्चा-बच्चा करके शादी हो गई, या जैसे हम लोग होता है शादी हो गई, शादी के बाद एकदम जैसे बड़े हो गए। तो उसमें मैं कहूँगी मेरे साथ एक ये रहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और जो बात आती है इक्वालिटी की, तो उन्होंने उस इक्वालिटी को अपने घर में पूरी तरह से किया। डिसीजन में भी पूछते थे कोई चीज़, तो पहले मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट भी नहीं था। ठीक है, हो रहा है जैसे हो रहा है। अच्छा। हाँ, ठीक है, कर रहे हैं। पर उनका तब फिर धीरे-धीरे और उनके साथ रह के सोशल में अपने, क्योंकि मैं सोशल भी करती रहती थी, तो उससे मुझे डिसीजन लेने की जो पावर है वो इजीली आई कि डिसीजन लेना है। फिर कोई बात घर की होती थी तो हम कहते थे नहीं ऐसे, कभी-कभी आर्गुमेंट भी होता था, कहते थे कि नहीं ये बेटर है। आपने महिलाओं के साथ भी बहुत लंबे टाइम तक अभी भी कर रही हैं महिलाओं के साथ, वो कौन सी फैक्टर्स आपको नजर आते हैं आपको कि
कुछ चीजें हैं जो रोक रही है महिलाओं को आगे आने से, या ये कहें कि कुछ बदलाव तो आए हैं लेकिन अभी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है? नहीं, अभी एक तो क्या है कि आम तौर से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी की जो प्रॉब्लम है वो हम्म। महिलाओं में बहुत ज़्यादा है। हम्म। अ, बहुत सारी जगह है जो जॉब भी करती हैं, हम्म। तो वो पैसा भी जो है उनको हस्बैंड को देना, हम्म। मतलब हम्म। अपनी मर्ज़ी से नहीं हम्म। बाहर से उनको लगता है बहुत अच्छा है, बहुत हमें कहता है बड़ी अच्छी अच्छी फैमिली है, बड़ा पैसा है, हम्म। हम्म। लेकिन बहुत जगह है कि अपनी मर्ज़ी से वो उतना खर्च भी नहीं कर पाती। हम्म। तो ये बिल- एक थोड़ा-सा अभी पहले से ब्रेक हुआ है, पहले से बेहतर हुई है, हम्म। लेकिन अभी एक है। हम्म। और कुछ जगह ये भी है कि महिला ही आगे बढ़ना नहीं चाहती। हम्म। उसने अपनी ना किस्मत के नाम पे डाल दिया कि मेरी तो बिल्कुल। किस्मत ही ये है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये चीज बोली, बिल्कुल। कि किस्मत पे डाल दिया, और हम्म। जैसे हम समझाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम्म। फैमिली के बिना कुछ नहीं है। हम भी हम्म। फैमिली में रहते हैं, फैमिली को तोड़ के थोड़ी जिएँगे। हम्म। उनको समझाओ, उनको सपोर्ट करो, पर कुछ लोगों ने अपनी किस्मत पर अब चेंज आ रहे हैं पहले से, और मुझे हम्म। लगता है इसी तरह हम्म। चलेगा तो और चेंज आएंगे। तो अपना काम और फिर बच्चों को, घर को आप कैसे बैलेंस बनाती नहीं, थी? उसमें देखो थोड़ा अपने शरीर को कष्ट देना पड़ता है। बहुत सिंपल सी, आज तो सर्वेंट और ये सब की फैसिलिटी बहुत हो गई है। हम्म। पहले अगर मैं अपने समय तो हम लोग एक मेड ही रखते थे, वो पार्ट टाइम आगे काम करके चलेगी, बाकी काम आपको खुद ही करने होते हम्म। थे। आपको काम भी करने हैं, बच्चे को भी देखना है, हम्म। ठीक है? घर में भी देखना है, अचानक गेस्ट आ गए तो उनको भी सँभालना है, हम्म। हस्बैंड की कोई बात है तो उसको भी देखना है। हम्म। थोड़ा-सा ना हमें टाइम मैनेजमेंट में, हम मोबाइल में अपना टाइम कई बार बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, तो वहीं हमको टाइम को लेके प्रॉब्लम आती है। आपने जिन महिलाओं के साथ काम किया, क्या उनके स्किल्स को लेकर कुछ डेवलप किए, या फिर ये लगाओ कि नहीं अच्छी सिलाई कर सकती है, बुनाई कर सकती है, इन चीजों में ही इनको आगे प्रमोट किया जाए? कि अभी हमारे यहाँ जब हम दून हाशिल बाजार लगाते हैं, हम्म। तो बहुत सारी महिलाएं जो सिलाई कढ़ाई करती हैं, घर में ये पापड़ हम्म। ये वगैरह बनाती हैं, तो हम्म। उसके स्टॉल लगाते हैं। एक है वो शहद का है उनका, अच्छा। शहद बनाती है अच्छा। विकास नगर में, तो वो भी हम्म। आती हैं। तो उसी चीज़ों को प्रमोट करने से ही काम तो चलेगा। दून हाशिल बाजार का आइडिया कैसे आया फिर आपको, ये कैसे कर, मतलब आपने अलग अलग फिल्में इतनी सारी नहीं चीजें नहीं, की हैं। हमारा ये चल रहा था बेसिकली जब कोविड आया। तो हम्म। कोविड में क्या हुआ था कि बड़ा हुआ था कि कुछ क्या कैजुअलिटी हो गई, कुछ लोगों के जॉब छूट गए। तो हम्म। मेरे पास कुछ लेडीज़ आई, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपने हमारे बारे में नहीं सोचा। हम्म। तो उसमें थे उन दिनों बहुत सारे लोग कुकिंग के एक्सपर्ट हो गए थे, बेकिंग वगैरह भी शुरू कर दी थी, बहुत सारी चीज़ें हम्म। शुरू। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट बेस पर एक दून हाशिल बाज़ार एक लगाया। कैलिस्टा होटल में हमने सबसे पहले लगाया, अच्छा। 2019 की बात है, हम्म। और वो हमारा बहुत सक्सेस रहा। अच्छा। और उसके बाद और अब हम हर साल लगाते हैं, और महिला, आप देखिए अभी हमारी डेट फिक्स नहीं हुई है, और हमारे पास 1 महीने से फ़ोन आने शुरू हो गए हैं कि कब लगा रहे हैं। हम अप्रैल मई में लगाते हैं। तो अभी कितनी महिलाएं इससे जुड़ी हैं? अ, कुछ हर बार कुछ नए भी आते हैं, कुछ अच्छा। तो फिक्स हैं, अच्छा। कुछ और आगे चली गई। हम्म। जैसे हमने जो और बढ़ना चाहती थी निस्बर्ड वगैरह के साथ जोड़ दिया, वहाँ से ट्रेनिंग अच्छा। लेके आगे चली गई। अच्छा। तो अभी भी हमारे पास 50 स्टॉल हम लगाते हैं। तो जो ये यहाँ पर जो स्टॉल लगाना चाहती हैं, उनके लिए क्या क्राइटेरिया, या वो किस तरह से नॉर्मल, क्योंकि अगर किसी शहर के बाहर से या फिर कोई अपने दूर से ही जो है सटे कुछ गांव के, अगर यहाँ की महिलाओं को वो जगह चाहिए तो उन्हें क्या करना होगा फिर? नहीं, वो लोग हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, अच्छा। बाहर से भी आते हैं, सब अच्छा। आते हैं। हम उनका रहने-वहने का कोई इंतज़ाम नहीं करते, अच्छा, वो उनका वो खुद। उनका होता है, अच्छा, तो हम सिर्फ उनको उनको स्टॉल दे दी हाँ, जाती है। तो और उसमें हम लेडीज़ को, बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, मिलेट्स की हम अच्छा। कराते हैं, उनके फैशन शो कराते हैं, बच्चों के डांस, पोएम रिसाइटल, जिससे उनकी पर्सनैलिटी डेवलप। एक किस्सा हमने आपका ट्रैफिक वार्डन का भी सुना है, वो किस्सा जरा बताइए, क्या था वो? में आने से पहले मैं जयपुर में थी, तो वहाँ मैं ट्रैफिक वार्डन थी। अच्छा। क्योंकि ट्रैफिक की समस्या सब जगह बहुत ज़्यादा है, हम्म। तो उसमें ट्रैफिक पुलिस से साथ जुड़ा हुआ एक विंग होता है ट्रैफिक वार्डन का, और मेरा काम मेन होता था जितने भी स्कूल्स हैं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, वो उनको प्यार से समझाना, क्योंकि चालान कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बच्चों के पास आजकल पैसे खूब होते हैं, आप चालान कर दो, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब तक उनका माइंड जो है वो मेकअप चेंज नहीं करोगे, उनको समझाओगे नहीं। तो मेरा एक होता था कि जितने भी वहाँ के स्कूल्स हैं,
उन स्कूल्स में जाके एजुकेट करना। अच्छा। तो उनको हम, और इस बात के लिए मुझे खुशी भी है कि हम बच्चों को कुछ इमोशनल तरीके से, अच्छा। कुछ प्यार से, कुछ रूल से, और हमारे बहुत सारे बच्चे जो चालान कराते थे फटाफट, और फिर उनको लगा कि नहीं, इसके कितने ड्रॉबैक है, उनको समझाया कि पापा को कुछ हो जाए, ये मतलब हर चीज़ जब आप जा रहे हो रैश ड्राइविंग से क्या-क्या इसके प्रो कॉन्स हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, और आपको इससे पहले जब तक नॉर्म्स ना पता हो, लाइसेंस नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, तो उसका भी बड़ा अच्छा इफ़ेक्ट आया, बड़ा रहा, और उसके लिए मुझे वहाँ पर कई बार डीआईजी से भी सम्मानित होने का मौका मिला कि बच्चों में चेंज आया। तो बिल्कुल। ट्रैफिक पुलिस से मेरा नज़रिया तब बदला। अच्छा। उनकी लाइफ वाक़ई बड़ी, यहाँ बड़ी हमारे डिफ़िकल्ट देहरादून है। में तो ट्रैफिक पुलिस है नहीं। यहाँ तो जनरली हाँ, पर इनकी ज़िंदगी बड़ी मतलब वहाँ पर एक यादगार जगह है, वहाँ पर अगर खड़े हो जाओ, जो मेन चौराहा है, एक बार एक मुझे हमारा बॉस है, उन्होंने खड़ा, मतलब 10 मिनट में ही दिमाग इतना खराब हो गया, और दैट टाइम आई वाज़ क्वाइट यंग, आप समझ लीजिए आज से 25 साल पहले तो मैं 25 साल छोटी थी, ठीक है? तो उसमें भी दिमाग, गर्दन, हाथ-पाँव ऐसे हो गए। मैं तो 10 मिनट में कहा कि नहीं, हम नहीं कर सकते। तो कब तक तब किया आपने ये? ये मैंने 2012 में जब मैं यहाँ आई हूँ, आने तक मैं वहाँ पर। दैट टाइम यू वर मैरिड? हाँ, मैं मैरिड, ठीक। ये काफ़ी क्रिएटिव था आइडिया इस तरह का, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। स्कूल के बच्चों के साथ आप मिली थी, तो क्या गर्ल्स एजुकेशन और मेंस्ट्रुएशन को लेकर भी किया हाँ, बच्चों के साथ? मेंस्ट्रुएशन का क्या है कि हम मेडिकल कैंप काफ़ी लगाते हैं। तो मेडिकल कैंप लगाया, और एक गाँव में यहीं पर देहरादून में ही उस गाँव में लड़कियों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लगी। अच्छा। तो मेरी डॉक्टर से बात हुई कि भई इनको क्या हुआ है? ऐसी क्या बात हो गई? तो डॉक्टर बोली कि आप, ये बात है 2016 की। डॉक्टर ने कहा आप इनको जो है अगर कहीं से सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड करा सकें। अच्छा। अब सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड कराना कोई ऐसी चीज़ तो थी नहीं, आप 1 दिन दे दो, 2 दिन दे दो। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई कि कहाँ से करें, कैसे करें? नेट पे भी तब कुछ नहीं था। समहाउ हमें भी चंडीगढ़ में एक वेंडर मिला। अच्छा। तो फिर हमने और उस समय एक और बड़ी बात थी कि कोई भी स्कूल और प्रिंसिपल, इवन गर्ल्स स्कूल की लेडी प्रिंसिपल भी, एक टैबू था, इस पर बात करने को तैयार नहीं थी। पर समहाउ फिर हमें एक वेंडर मिला, और हमने वो हमारा एक अच्छा रहा कि एक स्कूल तैयार हो गया। रेखा आर्य जी उस समय भी कैबिनेट मिनिस्टर थी, उनको भी एक वो रहा पॉलिटिकल, वो भी आने को तैयार हो गई। मीडिया ने इसको बड़ा हाइप बना दिया, और वो प्रोजेक्ट हमारा बड़ा सक्सेसफुल रहा। और जिन स्कूलों ने मना कर दिया था, उन्होंने भी कहा कि आप हमारे यहाँ के सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगा दीजिए। तो इस तरह से हम 40 से ज़्यादा, उसके बाद तो फिर हुआ, मोदी जी ने कहा, बात करी, सारी सरकारों ने बात करी, फिर लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, इनर सबकी फिर तो शुरुआत हो गई। तो फिर सबने लगाई, तो एक उससे काफ़ी जो प्रॉब्लम थी लड़कियों को, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो जब शादी के बाद तो कभी, क्योंकि आपकी एजुकेशन जिस हिसाब से, कभी दिमाग में नहीं आया कि शायद ससुराल वाले नहीं अलाउ करेंगे इतना काम करना, या एक डर दिमाग नहीं, में? जब मैंने पहला लिया तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे को फेलोशिप थी, मैं पीजीआई तो उस समय 600 रुपए फेलोशिप होती थी, बाद में 1800 हुई थी। तो मेरी मदर इन लॉ को कष्ट था, उनको ये कि 600 रुपए के लिए सुबह 9 बजे से 5 बजे तक खड़ी रहती है। मतलब उनको एक कष्ट था, उनको था कि क्या ज़रूरत है करने की, कि भई तो फिर उनको भी समझाया, हस्बैंड ने भी समझाया कि इसको पढ़ने का मन है, ये नौकरी नहीं है इसकी, ये इसकी पढ़ाई है, और आप ये समझो उसको पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं। तो सबको तो ये लगता है ना, क्या ज़रूरत है पीएचडी करने के लिए? भई आप ऑलरेडी एमएससी हो, मतलब एक आम तौर से बड़े बुजुर्गों को तो होता है ना कि पढ़ी लिखी है, घर चल रहा है, बेटा कमा रहा है, तो जॉब की क्या ज़रूरत है? और मेरी फैमिली में कोई जॉब करता भी नहीं था। समस्या ये भी थी, दोनों तरफ से कोई लेडी जॉब नहीं करती थी, कोई लेडी इस तरह से तो उसके लिए मुझे घर और बाहर थोड़ा-सा दिक्कतें आई, और आज भी कुछ लोग मेरी प्रॉब्लम, इतनी मेरी एज के बाद भी कुछ लोग समझते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हैं फैमिली में जो मेरी चीज़ों को वो कहते हैं इसकी तो प्रायोरिटी यही है, इसको तो बाहर ही जाना है। तो उनको समझाती हूँ, कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते।
तमाम मंचों पर अब आपको सम्मानित किया जाता है और शायद ही मुझे लगता है इस राज्य में तो नहीं कोई सम्मान बचा हो जिसमें आपको ना बुलाया जाता हो। जब पहली बार सम्मान मिला, क्या फीलिंग्स थी उस वक़्त? जब पहली बार मिला बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा। रियली कुछ चीज़ें ना एज पर भी होता है, जब आपकी कम एज होती है तो एक बचपना भी होता है आप में ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बड़ी खुशी हुई और मुझे एक बार अमर उजाला ने भी 2 बार सम्मानित किया, अमर उजाला ने भी। तो बड़ी खुशी हुई। उसके साथ एक और भी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। बिल्कुल, ये बात बहुत आपको ये लगता है कि आपको सम्मान जो है वो आपकी शक्ल देख के नहीं दिया, आप ये सम्मान जो है व्यक्ति का नहीं होता, उसके द्वारा किए गए काम का होता है। बिल्कुल। और वो काम भी अकेले आपका एक चेहरा होता है, लेकिन आपके साथ पूरी टीम होती है, जो उसको करती है तो वो काम हो पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये लगता है कि जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसके और ऊपर पहुँचना है, क्योंकि जो ये सम्मान मिला है, इसको भी तो रखना है ना कि हमने इस बिल्कुल। बात के लिए सम्मान मिला तो कहीं न और कहीं जब वो सम्मान मिलता है तो आप उस ज़िम्मेदारी को समझते हो और बेहतर करने की भी कोशिश बिल्कुल रहती है। आपका अब आगे क्या लक्ष्य है आगे? नहीं, लक्ष्य यही है जितने लोगों के लिए आप कुछ अच्छा कर सको। एक मेरी ये बड़ी इच्छा है कि जो दिव्यांग हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएँ। एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी पाएँ, ये मेरी एक दिली तमन्ना है। मैं कोई ये नाम नहीं करना चाहती कि मैंने औरतों को हाथ लगा दिए, पाँव लगा दिए या किसी को सम्मान दे दिया। मैं एक ही मेरी दिली इच्छा है कि वो एक सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी सकें और बाकी भी जो लोग हैं, जिनको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, सब सम्मानपूर्वक ज़िंदगी जी सकें। ठीक। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। रमा जी ने कितने दिव्यांगों को नया जीवन, नई उम्मीद दी है। हम किसी एक को तो नई उम्मीद दे सकते हैं। अपने स्तर पर हम एक छोटा-सा प्रयास ज़रूर करें कि किसी न किसी का जीवन हमारी वजह से उसके जीवन में कोई खुशी आ सके। जल्द एक नई कहानी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।